उम्र में राजपाट संभाल लिए थे। और जब राजपाट संभाल लिए थे तो उसका राजपाट से एक अम्बेडकर बहुत तेज पढ़ने में निकला, दलित समाज के। तो कोल्हापुर के सम्राट के साहू जी महाराज राजा थे, और अमेरिका जब अम्बेडकर साहब ने पढ़ने गए तो छात्रवृत्ति यहाँ से भेजते थे। कुछ दिन ऐसे ही अम्बेडकर साहब ने आपका अमेरिका में पढ़ा, और पढ़ने के बाद एक मंत्री ने जो पैसा भेजने का काम करता था वो नहीं भेजा, तो अम्बेडकर साहब 1 महीना में लौट करके चले आए। और जब आ जाते हैं तो वहाँ पर साहू जी महाराज से मिलते हैं राज दरबार में। तो कहें कि काहे जी अम्बेडकर जी चला ऐसे तुम पढ़ने के लिए तो हम तुमको भेजे थे और छात्रवृत्ति तो दिक्कत क्या हुई। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि साहब इस महीना का छात्रवृत्ति नहीं गया है, हमें दिक्कत हो गई, इस वजह से चले आए। तो बहुत साहू जी महाराज ने जो ब्राह्मण मंत्री थे उन पर बिगड़े, और बिगड़ने के बाद गलती को क्षमा मांगा कि हमें याद नहीं रहा। तो बहाना करके अब अपना जो है से कि नौकरी बचा लिया, और बचा करके, और इसलिए पैसा नहीं भेजना चाहता था कि ब्राह्मण मंत्री की बहुत तकलीफ होती थी कि शूद्र इतना उच्च कोटि का शिक्षा प्राप्त कर रहा है, इसलिए डिस्टर्ब करना चाहता था। इसी ढंग से जब साहू जी महाराज के कार्यक्रम चलते रहा, और ये जो बड़ौदा बैंक आज भारत में चल रहा है उसका नियम कानून अम्बेडकर साहब ने बनाए थे। और वही बड़ौदा का जो साहू जी महाराज थे, तो बड़ौदा नाम से बैंक जो आज इंडिया में वर्तमान में चल रहा है से नियम वही बनाए, और उसी के नाम से बड़ौदा बैंक है, बड़ौदा के राजा। तो एक दिन भनसे में खाना में लेट हो गया, तो साहू जी महाराज अपने जा कर के और देखें कि भनसा में क्यों लेट खाना हो रहा है, भाई कर्मचारियों की अपने अपने कचहरी के ड्यूटी में जाना है। तो सारी खाना भनसा में बनाने वाले रसोइया का काम ब्राह्मण करते थे। और जब भनसे के अंदर गए तो सब निवेदन करके कहा कि थोड़ा सुन आज लेट हो गया है, हजूर से हम लोग के माफ़ कर दिया जाए। जब साहू जी महाराज भनसे से निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत बर्तन का आवाज़ होने लगता है, थारी लोटा बल्टी का, और सब पानी छीट के धोना शुरू कर देता है भनसे को बनाने वाले जो लोग थे। इसी बीच में साहू जी महाराज देखा कि बहुत ढन ढूंढ का बर्तन की आवाज़ हो रहा है, तो जाके पूछें कि ऐसे क्यों कर रहे, धो रहे हो। तो सभी ब्राह्मणों ने जो रसोइया का काम करते थे हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज जी हम लोग के नौकरी से नहीं निकालिएगा, तभी हम ये बात को कह सकते हैं से इस बात के लिए नौकरी के निकालने के लिए वचन दीजिए कि ना निकालेंगे तब कहेंगे। कहेंगे ठीक है नहीं निकालेंगे, से क्या कारण से तुम लोग धोना शुरू किया, बर्तन इधर से उधर कर रहे हो। कहें कि जो सनातनी धर्म का ग्रंथ है मनुस्मृति के अनुसार आप शूद्र कुल में आते हैं, और शूद्रों का खाना रसोईया में हिलने से खाना पवित्र हो जाता है। वही खाना हम सब ब्राह्मणों खाते भी हैं, बनाते भी हैं, इसलिए गंगा जल से धो करके पवित्र कर रहे थे। तो साहू जी महाराज के लगा कि इस रसोईया का भनसा में जब कुत्ता इधर से उधर पार कर जाता है तो इन लोग कोई नहीं धोता है, और गंगा जल से धो करके पवित्र करता है। बिल्ली पार हो जाती है तो कोई न गंगा जल से धोता है, तो हम बिल्ली और कुत्ता से भी गए गुजरे हैं कि इन लोग धो रहा है। तो साहू जी महाराज ने कहा कि तुम लोग के तो मैंने वचन दिया था कि नौकरी से नहीं निकालेंगे, लेकिन नौकरी में रखेंगे, लेकिन आज से तुम लोग रसोईया का काम जो करते हो नौकरी करके, वे तुम लोग जो है से दूसरा काम देते हैं और वो काम करो, नौकरी से मैं नहीं निकालूंगा। आज से शूद्र लोग खाना बनाएगा और तुम लोग भी खाना है तो खाओ, मैं नौकरी से तो नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन तुम लोग के खाना खाना पड़ेगा। तो कुछ लोग तो निकल गए ब्राह्मण लोग, और कुछ लोग के रोटी के लाचारी थे, जो भी मजबूरी था कुछ काम करते रह गया। तो साहू जी महाराज के राजकाल में
ऐसा छुआछूत की भी व्यवस्था थी। और साहू जी महाराज आज ओबीसी के नाम से जाना जाता है, जो कुर्मी जाति के थे, और उनका जो पुरखा थे उनका नाम था ये वीर शिवाजी। और वीर शिवाजी जब राजा बने थे तो ये मनु का विधान के अनुसार जब तक राजाओं का तिलक नहीं लगाया जाता था ब्राह्मणों का, तब तक राजा गद्दी पर नहीं बैठते थे। तो जब वीर शिवाजी ने राजा बने और गद्दी पर बैठने की जरूरत हुई, तो वहां पर शूद्रों का टीका लगाने का जो प्रावधान था से पैर से था कि शूद्र पैर से जन्मा है, इसलिए पैर से टीका लगाया जा सकता है। तो उसमें भी जो ब्राह्मण थे, जो पेशवा ब्राह्मण, वो शूद्रों के लीलार में नहीं ठेकते थे। तो गंगा भट्ट एक ब्राह्मण था, तो उसी ने ठीका लिया, जिसमें आपका जो टीका लगाई उस जमाने में 4 लाख रुपया लिया था, और आपका 10 लाख के सोना डॉलर लिया था। सब जोड़ जाड़ के पूजा पाठ से 24 लाख रुपया उस दिन दिया। तो शूद्र का राजा शूद्र जो शिवाजी महाराज थे, उनको दाहिना पैर के अंगूठा से भी नहीं, बायां पैर के अंगूठा से राजगद्दी पर तिलक लगा के बैठाया था। तो ये हिस्ट्री आपका गवाह है। और जो लोग आज जानते हैं ओबीसी के लोग, जो 52% भारत देश में हैं, तो उनको लगता है कि हम शूद्र नहीं हैं। लेकिन सारे इतिहास ही पता चलता है कि मनुस्मृति ग्रंथ से असली शूद्र भारत के ओबीसी है, और शूद्र के शाखा आपका एसी समाज है, समझ गए। तो उस समय प्रचलन चला था सछूत और अछूत का। तो जिसे छुआता था और वो भी छुआता था उससे, उसको सछूत कहा, और जिसे न छुआना है न उसमें ठेकना है, उसको अछूत कहा। तो शूद्रों के बीच में ये जो ऐसे 2 भाग में बांट दिया, एक सछूत कह के बांटा और एक अछूत कह के बांटा। वो जानता था कि अगर शूद्र नाम से सभी को छोड़ देंगे तो इन लोगों में एकता बन जाएगा, इसलिए 2 कैटेगरी में बांटा। और 2 कैटेगरी में बांटा तो जो आज बैकवर्ड नाम से जाने जाते हैं, उसको ही पकी भोजन करता है आज विदेशी ब्राह्मण, और भात नहीं खाता है कि भात अपवित्र हो जाता है। लेकिन जो सछूत में बांटा, उसको कि यहाँ न रोटी खाता है, न कच्ची न पकी, दोनों चीज नहीं खाता है, लेकिन पकी शूद्रों की यहाँ खाता है। तो मैं तमाम लोग से कहना चाहूँगा कि अगर ये ब्राह्मण पकी खाता है, कच्ची नहीं खाता है ओबीसी समाज में, तो एक आध तुरी खा के देखे। अगर उसको कोई कैंसर हो जाता है तो नहीं खाए, अगर ना होता है तो खाने में क्या है। तो ये सब सारी लड़ाई भारत में महापुरुषों ने आज तक लड़ते आए हैं, और लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जितना ओबीसी के लोग, एससी के लोग जितना आगे कदम बढ़ा के चलना चाहिए तो नहीं चल पाते हैं, इसलिए ओबीसी और एससी का क्रांति पीछे हट जाती है। और आज ब्राह्मणों का 1947 में आज़ादी हुआ, तो आज ब्राह्मणों का दोबारा ही सरकार यहाँ बनाई जाती है, और उन्हीं के द्वारा शासन हम लोग के अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और जैसे जैसे मन करते हैं वैसे वैसे हम लोग करते हैं। अभी वर्तमान की जो प्रधानमंत्री माननीय मुख्य ये नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको क्या किया कि मोहन भागवत के जो विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस संघ का जो है से उन्हीं का जैसे जैसे प्रस्ताव आता है वैसे वैसे नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। इसलिए कि शुरू में तय हुई थी कि यहाँ के जो बैकवर्ड समाज है, आचरण से और व्यवहार से अगर हम लोग प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट सवर्ण जाति के करते हो तो इन लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए बैकवर्डों के वोट लेना है तो कोई ओबीसी का आदमी के चुनना होगा। तो सबसे पहले इन लोग नरेंद्र मोदी ओबीसी का आदमी चुना, और जब ओबीसी के लोग चेहरा देखा आईना रूपी, तो नरेंद्र मोदी ओबीसी लोग का, इसलिए जम करके वोट ओबीसी के लोगों ने भी दिया, बीजेपी को दिया, और दे करके और पद पर बैठाया। और जब
2019 में 9वां महीना में 2019 के 314 IAS बने, तो ही नरेंद्र मोदी ओबीसी जो ऐसे कि क्रीमी लेयर पार्लियामेंट में लाया और ला करके और 314 IAS का ज्वाइनिंग से वंचित किया। तो इसको ये भी पता नहीं चलता है कि 300 जो ओबीसी के लोग हैं से हमारे अंग हैं। तो मैं लॉकडाउन में गीत भी लिखा था, तो गीत में मैंने ओबीसी का जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वहीं से गीत शुरू है। अगर आप लोग का गीत का सुनने का मन है तो उसको गा के सुना भी दे सकते हैं, है ना? ठीक है, सुनाइए। सुना तो उस गीत का लाइन है से शुरू आपको करते हैं। देख ली एगो मोदी ऐसन प्रधानमंत्री बनल रहे कैसन। देख ली एगो मोदी ऐसन प्रधानमंत्री बनल रहे कैसन। किया हो बहुजन, किया हो बहुजन, अपने कुल्हाड़ी से गोड़वा काटेला ऐलान। किया हो बहुजन, अपने कुल्हाड़ी से गोड़वा काटेला ऐलान। इस गाना का कहा जाता है तो नरेंद्र मोदी जी पर जाता है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जो 314 IAS के योगदान से वंचित किए, इसे साबित होता है कि अपने कुल्हाड़ी से अपने गोड़ को काटा। और इसको कालिदास नियन समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन्हें कालिदास डाढ़ पर बैठ के अब इधर काटते थे तो कालिदास के भी अनुभव नहीं होता था कि इन्हें डाढ़ कटेगा तो उन्हें गिर जाएंगे। उसी ढंग के हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री हैं कि अपने कुल्हाड़ी से अपने गोड़ को काट रहे हैं। ऐसी रहे राष्ट्रपति बनल, ऊ तो रहे एकदम बेकाहल। ऐसी रहे राष्ट्रपति बनल, ऊ तो रहे एकदम बेकाहल। किया हो बहुजन, अपने अरक छने अगिया लगावेला ऐलान। किया हो बहुजन, अपने अरक छने अगिया लगावेला ऐलान। जब बीजेपी के सरकार में जो ऐसी समाज है जिसको अनुसूचित जाति कहा जाता है, जब आरक्षण में प्रमोशन खत्म किया तो यहाँ ऐसी समाज के भी समझ में नहीं बात आई। तो जो जिसका एजुकेशन अगर BA है ऐसी समाज का, तो BA पास अगर करके बैठा हुआ है, अगर पुलिस की बहाली निकली, बिहार पुलिस या ये उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उसमें इंटर पर बहाली ले लिया, लेकिन एजुकेशन के आधार पर आरक्षण में प्रमोशन रद्द कर दिया। इसलिए इस गीत में लाया गया है। ऐसी समाज के हमारे माननीय राष्ट्रपति कोविंदनाथ जी हैं, उनको भी समझ में बात नहीं आई और कुछ सुगबुगाहट उनमें नहीं हुई। इसलिए गीत का लाइन आगे है कि अम्बेडकर साहब के दुख समझ में न अइले, कोविंदनाथ के कुछ न बुझैले। अम्बेडकर साहब के दुख समझ में न अइले, कोविंदनाथ के कुछ न बुझैले। किया हो बहुजन, किया हो बहुजन, 85 लोग के फांसी पर चढ़ावेला ऐलान। किया हो बहुजन, 85 लोग के फांसी पर चढ़ावेला ऐलान।
इसका मैं मंचन करके बता देता हूँ कि जब भारतीय संविधान लिख रहे थे अम्बेडकर साहब, उनका राज रत्न एक बेटा था जो पढ़ने में बहुत काबिल था, तो बराबर उसको पीठ ठोक के शाबाशी करते थे कि बेटा तू हमरे नहीं पढ़ लिख करके और देशभक्त बनना। तो कहता था कि जी पापा हम बनेंगे। उसका उम्र 10-11 बरस के था और भारत की संविधान लिख रहे थे तो राज रत्न ने बहुत जोरों से बीमार पड़ा और रामाबाई जो अम्बेडकर साहब की पत्नी थी, पैसे के अभाव में इलाज नहीं कर पाती थी और इधर उधर से गोईठा चुन करके और बेच करके अपने राज रत्न बेटा को इलाज करती थी। होती घड़ी टेलीग्राम होता था, तो रामाबाई ने जब टेलीग्राम करती थी अम्बेडकर साहब को, लेकिन वहाँ जब लेखनी चल रहा था तो सुनते थे, कहीं कि कैसा हूँ काम चला हो, मैं सोचूंगा तो अवश्य आऊँगा। इसी तरह से करते करते उसका दवाई का पैसा नहीं जुटने लगा और लड़का कमज़ोर होकर के बेड पर चला गया। और जब टेलीग्राम करती थी रामाबाई तो राज रत्न पूछते थे कि आई मम्मी से पापा कब आएंगे, तो 1-2 दिन में आवेंगे बेटा, यही समझा करके और उसको बेड पर कुछ जो खाता था थोड़ा मोड़ा देते गई। अंतोगतवा जब 20-25 दिन हो गया तो राज रत्न जो है से अंतोगतवा डेट कर गया। जब इधर से रामाबाई टेलीफोन करती है तो रामाबाई के टेलीफोन में जब अम्बेडकर साहब ने सुना कि तुम्हारा आपका राज रत्न दुनिया छोड़ के चल गया, तब ऐसा टेलीग्राम सुन करके अब अम्बेडकर साहब आते हैं तो पूरे गांव में हाला हो जाता है कि आज अम्बेडकर साहब के आना है। तो गांव के लोग जुड़ जाते हैं और ये सारी बीमारी और कमजोरी और हालत अंतोगतवा मरा, उस सब लोग जान गए थे मुँहा मुँही कि अम्बेडकर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब गांव में आए तो काफ़ी भीड़ लग गई। जब अपना डेवढ़ी अम्बेडकर साहब पार करते हैं तो जाके राज रत्न की जहाँ पर लाश थी वहाँ पर बैठते हैं और बहुत फपक के रोने लगते हैं। रोते रोते अपना आंसू पोंछते हैं और फिर पुनः अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं। गांव के लोग इसी ढंग से बैठे हुए थे। तो कहा कि अम्बेडकर जी कहाँ जा रहे हो? तो कहें कि क्या करें, हमारा तो एक बेटा मरा है, लेकिन भारत के जो शूद्र 90 या 85% हैं, हम नहीं जाएंगे तो सब हक हिसाब लोग मार देगा, इसलिए मैं टाइम के अभाव में नहीं ठहर रहा हूँ, सहम जा रहा हूँ। गांव के लोग इतना भदी उनको बात बोला कि कैसा बाप है, एक तो तुम्हारे नाम लेकर के एक दिन जीते रहा, तुम्हारे आशा लगाते रहा, तुम नहीं आया, अंतोगतवा जब मर गया तो मरने के बाद भी आया तो तुम बिना दफ नहीं ले जा रहे हो अपना बेटा के, इससे कैसा तुम बाप हो? तो इतना जब बात लोगों ने बोला तो उनको और अंदर से एकदम हृदय फाड़ करके आंसू बहने लगा। फिर पुनः अपने डेवढ़ी पार करके और जाते हैं और राज रत्न के पास बैठते हैं। रामाबाई रो रही थी, कहे कि साहब से कफन लेने के लिए कुछ पैसा है तो दीजिए। उस समय महान मैंने गरीबी थी, तो जब पैसा मांगने के लिए हाथ फैलाई कफन के लिए तो अम्बेडकर और फपक के रोने लगते हैं। तो रामाबाई समझ गई कि इनके पास पैसा नहीं है, तो कहें कि साहब से आप उधार लीजिए, मैं कफन की व्यवस्था करती हूँ। तो आंचल फाड़ करके और अपने बेटे को कफन रूपी आंचल में लपेट करके और दोनों और गांव के लोग जाते हैं दफनाते हैं। इसलिए मैं गीत में लाया हूँ कि अम्बेडकर साहब के दुख समझ में न अइले, गोविनाथ के कुछ न बुझैले, किया हो बहुजन, किया हो बहुजन, 85 लोग के फांसी पर चढ़ावेला ऐलान, किया हो बहुजन, 85 लोग के फांसी पर चढ़ावेला ऐलान। कहलन वीरेंद्र साहब मूल निवासी सब कहाँ जावे, कहलन वीरेंद्र साहेब मूल निवासी सब कहाँ जावे,
हो बहुजन भारत के संविधानवा बचाई लहै लाल। किया हो बहुजन भारत के संविधानवा बचाई लहै लाल। बहुजन कहने का मतलब होता है कि महामानव गौतम बुद्ध में अपने जमाने में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारा दिए थे। तो बहुजन के मतलब है बहुत से जन, जो भारत के मूल निवासी, जो हमारे अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने 90 की लकीर खींचे थे, वही सारे लोग बहुजन हैं। और जो इधर 85 के नारा चल रहा है वही सभी बहुजन हैं। और उसी बहुजनों के कहना था महामानव गौतम के बुद्ध के द्वारा कि जो भी काम करो से बहुजनों के सुख के लिए करो, बहुजनों के सुख के लिए करना। तो आज तक जितने लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ऐसी समाज से आपका गोविंदनाथ जी भी आते हैं, लेकिन क्या बहुजनों के लिए सुख कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, से पूरा भारत जान रहा है। तो बंधुओं, जो महापुरुष ने कष्ट सह करके अब इतना तपस्या करके भारतीय संविधान में आपका आरक्षण देने का काम अम्बेडकर जी ने किया था। जब आपको 1919 ईस्वी में जो भारत का ये जो शासन अंग्रेजों द्वारा चल रही थी, उसमें आपको प्रौढ़ मताधिकार 1919 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ लागू किया था इंडिया में। तो जब 1919 में लागू किया, इसके पहले ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहते थे, आज ब्राह्मण कहते थे, समझ गए। तो लगा कि अगर यहाँ करोड़ों हिंदू नाम से जाने जाते हैं लोग, तो अगर आज हम हिंदू नहीं कहते हैं तो हम हिंदू से 3.5% ब्राह्मण अछूता हो जाएंगे। इसलिए 1922 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन किया। और गठन कह के वहीं से नारा है लाफा कि गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूँ। तो वहाँ से जब किए, इसके बाद आपको अंबेडकर साहब ने कहा किया कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाए। 1931 में उन्होंने 31 के बाद 32 में बनाए थे। और जब 32 में बनाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब प्रौढ़ मताधिकार लागू हो गया था 1919 ईस्वी में, तो किसी बैनर तले बना करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कुछ मांगने का तौर तरीका लागू हो गया था। तो संगठन बनाकर जब के मांगे तो SC ST के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए इन्होंने 4% आरक्षण लिया ब्रिटिश सरकार से। तो लगा कि संगठन बना के मांगने से ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है। तो 1931 में जातीय आधारित जनगणना हुई थी, जिसमें आपका उसी समय चिन्हा खींचा गया था कि बैकवर्ड समाज 52% के लोग रहते हैं और 22.5% जो अनुसूचित जाति से जाने जाते हैं वे लोग रहते हैं, और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तो अंबेडकर साहब ने 52% के लिए जो चिन्हा खींचा और जान गए थे, तो सबसे पहले गांधी जी को बुलाया कि बैकवर्ड का रहनुमा गांधी जी को माना जाता है, तो काहे न मैं गांधी जी से बात करता हूँ। तब बंधुओं, जब गांधी जी के बुला करके अम्बेडकर साहब ने कहा कि हमको आरक्षण 4% दिया है, तो आप हमको साथ रहिए और हम लोग दोनों मिल करके 52% बैकवर्डों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से जैसे कि आरक्षण की मांग करेंगे। तो गांधी जी ने सुन लिया और कहा अंबेडकर साहब ने कि इसको आपको जवाब देना होगा और चलना होगा साथ ही। तो ये जा करके जवाहरलाल नेहरू से कह दिया अम्बेडकर, ये गांधी जी और ये राजेंद्र बाबू से। तो उन लोग आनन फानन में बैठक बुलाया और कहा कि अम्बेडकर तो ऐसा 52% बैकवर्डों के लिए भी सोच रहा है। तो जो बैकवर्ड हम लोग के सामने सिर झुका के चलता है, अब 50% से ज़्यादा बैकवर्ड इस देश में रहता है। अब अगर आरक्षण ब्रिटिश सरकार दे दिया तो इन लोग तो सिर उठा के चलने लगेगा। इसलिए किसी हालत में आरक्षण बैकवर्डों का नहीं मिलना चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया और मीटिंग किया और ब्राह्मणों के साथ में ऐसा बात किया जिसमें OBC के एक आदमी को बैठाया उठाया नहीं।
तब क्या हुआ, तो न गांधी जी को उन लोग कहा, न गांधी जी अम्बेडकर साहब का उनको कह रहे हैं। 1 महीना तक आशावादी अम्बेडकर ने रहा, लेकिन गांधी जी जाकर के इस बात को नहीं कहा, इसलिए कि गांधी जी उन लोग के कुछ कहिए न रहा है, इसलिए कि कांग्रेस में ज़्यादा रहते थे गांधी जी। और उस समय सामाजिक संगठन संस्था थी कांग्रेस, कोई पार्टी उटी नहीं थी। तब क्या हुआ कि जब देखा कि गांधी नहीं आन के कह रहा है, तो साइमन कमीशन के पास अनवरत लेटर लिखने लगे। और लेटर में ही लिखते थे अम्बेडकर साहब कि 1931 के जनगणना के अनुसार भारत में 52% बैकवर्ड है, इसलिए हम लोग में इतना ही अंतर है कि उन लोग के पास कुछ खेत बाड़ी है, कमा खा लेता है, लेकिन शिक्षा के स्तर जैसा हमारा एसी समाज का है जैसा उसका भी है, राजनीति जैसा हमारा कमजोर है उसका भी है, और उच्च शिक्षा में जैसा हमारा कमजोरी है उनका भी है, इसलिए वो भी आरक्षण लेने लायक है। से आप जांच करके अब आरक्षण 52% बैकवर्डों के दे सकते हैं। यही लेटर में लिखते थे साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन कुछ सुन नहीं रहा था, लेकिन ये लिखना छोड़ नहीं रहे थे। जब 14 लेटर इन्होंने लिखा, तो लिखते लिखते जब 14 लेटर पहुंचा दिया, तो लगा साइमन कमीशन को कि अम्बेडकर लगातार 52% बैकवर्डों के लिए लिख रहा है, तो एक बार जांच करना चाहिए। तो उस घड़ी केसरी नाम का पेपर छपता था, समझ गए। तो केसरी नाम के पेपर में बयान दिया, कौन, साइमन कमीशन, कि मैं भारत के सभी राज्यों में घूम करके और 52% बैकवर्ड को आरक्षण देने हेतु मैं जांच करूंगा, और जांच के आधार पर अगर खरा उतरता है तो मैं आरक्षण देने का काम करूंगा। ये केसरी नाम के पेपर में हेडिंग में छापा, और जब छापा तो सबसे पहले अगर चनका बूंद पड़ा तो यहाँ के ब्राह्मणों का पड़ा। क्या ले, तो हमें साइमन कमीशन जांच में आएगा, और जांच में आ रहा है तो इन लोग का जांच सही निकलेगा, इसलिए कि उन लोग जिस आधार पर जांच कर रहा है कि शिक्षा और पृथ्वी या आर्थिक स्थिति या उच्च शिक्षा, तो ये तो सब है ही हो साथ ही, तो दे देगा आरक्षण, तो बड़ा फेरा हो जाएगा। तो फिर आनंद फानन में मीटिंग बुलाया, और आज 20 तारीख है, तो अगला 20 तारीख के साइमन कमीशन ने जांच करने के लिए पेपर में दिया था कि मैं अगले 20 तारीख से शुरू करूँगा। इसके जो समय 1 महीना बचा, उसमें क्या किया कि हर एक राज्य के दौरा किया, और दौरा करके जवाहरलाल नेहरू ने, और जो जैसा समाज के प्रबुद्ध जो नाम जाने जाते थे उन्हीं लोग के पास गया। पहले सब यादव के पास गया, और क्या कहा कि तुम कृष्ण भगवान के वंशज हो, और अम्बेडकर आरक्षण देके अछूत बनाना चाहता है, क्या तुम लोग आरक्षण लोगे? तो सारा यादव समाज कहा कि हम लोग आरक्षण नहीं लेंगे। फिर जाकर के कहा कोयरी समाज में कि तुम लौकू से भगवान के वंशज हो, और तुम्हारा अम्बेडकर आरक्षण देके अछूत बनाना चाहता है, क्या तुम लोग आरक्षण लोगे? तो सारा कोयरी कुशवाहा कहा कि हम आरक्षण नहीं लेंगे। फिर आपका गया पढ़ी समाज में, लोहार समाज में, और कहा कि तुम विश्वकर्मा भगवान के वंशज हो, अम्बेडकर आरक्षण दे करके और अछूत बनाना चाहता है, तो क्या आरक्षण लोगे? तो नहीं। बनिया समाज में गया, कहा कि तुम भामा साहब का खानदान से आते हो, और कहा कि अम्बेडकर आरक्षण दे के अछूत बनाना चाहता है, क्या तुम आरक्षण लोगे? तो तेली सोही कांदू हलवाई सब कहा कि हम लोग नहीं लेंगे। सभी राज्यों में मीटिंग करके फिट कर दिया, और जब साइमन कमीशन आता है जांच में, तो सभी लोग जुट करके अब यही नारा रहा है कि हमको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, साइमन कमीशन वापस जाओ, हमें आरक्षण से कोई मतलब है। पूरे देश में नारा गूंजा दिया। तो जब नारा गूंजने लगा, तो मैं पूरे ओबीसी के समाज से कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर के हाथ माथा पर चला गया। कहा कि कैसे इन लोग के समझावे, इन लोग तो सब उल्टा नारा लगा रहा है। तो अम्बेडकर साहब के बारे में ओबीसी का भी नशे नश आदमी नहीं जानता है, चाहे इस देश में IAS हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो। जब उन लोग के पास समय नहीं रहता है, कुछ बैठते हैं लोग मीटिंग में तो समझते हैं, और कुछ लोग बैठवे नहीं करते हैं, इसलिए समझदारी अभी तक नहीं हो रही है। तो जब उन्होंने ऐसी किया,
तो अंबेडकर इसके बाद कुछ निवेदन करके ओबीसी एससी का एक सभा बुलाए, और उसमें बैनर था आपका शेड्यूल कास्ट फाउंडेशन, बैनर का नाम था, समझ गए। तो सब कुछ लोग आए, में विचार आचार समझे पर कि चलो भाई का कहता है। तो उसमें जब बैठी तो का सभा के संबोधित करते हुए अम्बेडकर ने कही न है, और कहें कि इस लाइन के तो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ओबीसी के लोगों का बुरा लगेगा तो कहीं हिम्मत जगेगा, तो ऐसा काज करने के लिए उसमें जज्बा पैदा होगा, और जब जज्बा पैदा होगा तो ऐसा हक हिस्सा ले सकता है। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ। पहले इस बात को कह दिए तब कहे, तो क्या कहे कि ओबीसी के लोग के कुत्ता पर भी अकल नहीं है। जब कुत्ता पर कोई ढेला मारता है तो कुत्ता ढेला पर नहीं भोगता है, जिसके द्वारा ढेला मारा गया उसको पर भोगता है। लेकिन किसके द्वारा आरक्षण में ढेला मारा गया ओबीसी का कोई समझदारी नहीं होता है। और ये भी कहें कि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, बहुत तो नहीं कहना चाहिए, कठोर शब्द है, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं बुरा लगेगा तो आवेगा और अपना हक हिस्सा लेगा। फिर भी ओबीसी पर कोई असर नहीं पड़ा, और जब नहीं असर पड़ा तो ही जब भारतीय संविधान लिख रहे थे तो आपका सबसे पहले आरक्षण का अगर कलम उठा है गनौरी बाबू तो 340 धारा में सबसे पहले ओबीसी के उच्च शिक्षा में आरक्षण ये आयोग गठन करके और लेने का प्रावधान अम्बेडकर ने बनाया, समझ गए। और फिर दूसरा बार जब कलम उठा तो आपका एसी समाज के लिए 341 धारा में उन्होंने आरक्षण देने का प्रावधान बनाया। और फिर जब कलम उठाते हैं तो आपका जो एसटी है, जो आदिवासी 7.5% इस देश में निवास करता है, उसके लिए 342 में है ये संविधान के धारा में। अगर छोटी किताब पढ़िएगा तो उसमें पेज नंबर ज़्यादा होगा, अगर बड़का संविधान पढ़िएगा उसमें मैं पेज नंबर बता देता हूँ, अगर संविधान होगा तो आप बिल्कुल नहीं देख लीजिएगा। 134 और 35 के बीच में ये आपका धारा है आरक्षण का, देख सकते हैं। तो इसलिए कि मैंने भारत के संविधान पढ़ा तो हमको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था कि सारा ओबीसी कैसा है कि नहीं समझता है। अभी तक तो यह न जानता है कि जो 27.5% जो बीपी सिंह ने आरक्षण दिया है तो किस धारा के तहत दिया है और क्यों दिया, इसमें कुछ पता नहीं है ओबीसी का। बहुत लोग के पता नहीं है सर। सही बात है। तो सवाल है कि ओबीसी के लोग क्लास जब कहीं लगता है, हम बहुत से विचार गोष्ठी लगवाते हैं और बड़ी निवेदन करके बुलाते हैं, तो धीरे धीरे अब आना शुरू किया है, बैठना शुरू किया है। तो बहुत लोग के तो अगर पढ़ल उढ़ल ना है, इसी तनी मनी मैट्रिक पास है या ये पास है, तो उन लोग तो समझे में ना आता है। लेकिन कुछ लोग आप समझते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते। अभी के डेट में लगता है कि बात कह रहा है कहाँ से, ऐसा लगता है, समझ गए। तो सवाल है कि सबसे पहले आप प्रथम कानून मंत्री अम्बेडकर साहब बने थे, ये तो आप लोग जान रहे हैं। जब कानून मंत्री बने तो ये एक काका कलेरकर नाम के ब्राह्मण था, समझ गए। अब अंग्रेज की लड़ाई में वो भिड़े रहते थे, तो देखा कि अगर हम दूसरा नाम से बनाते हैं ओबीसी एससी के नाम के आदमी से तो कहीं ब्राह्मणों का बुरा लगेगा, इसलिए काका कलेलकर आयोग बना। ये तो आप लोग जानते हो। तो काका कलेलकर आयोग बना करके और जांचों उपरांत आयोग के तहत आरक्षण लेने का जो 340 धारा के तहत है इन्होंने दर्शाया और सारा मेमोरेंडम बना करके और प्रधानमंत्री और गोविंद पंत होती अति थे गृह मंत्री प्रथम, ये दोनों बैठल थे, दिए उन लोग पढ़ा और पढ़ करके और रद्दी के टोकरी में डाल दिया अम्बेडकर के सामने। अच्छा। रद्दी के टोकरी में जब डाल दिया तो अम्बेडकर के तरवा के लहर माथा पर चढ़ गया कि जब हम कानून मंत्री हैं और जब बना के आयोग दे रहे हैं तो तुम फिर इसको रद्दी के टोकरी में क्यों डालते हो। लेकिन कि आपका बात नहीं चलेगा, से बोला दोनों, प्रधानमंत्री और गोविंद जी। तो जब बोला तो कहें कि ऐसा हम कानून मंत्री पहले रहेंगे, होती घड़ी इस्तीफा लगाए। तो 52% बैकवर्डों के लिए नहीं इस्तीफा दिया ये अम्बेडकर साहब। लेकिन क्या बात आदमी जानता है, नहीं जानता है। तो कोसों दूर है अम्बेडकर से। जिस दिन अम्बेडकर को बात जान जाएगा तो 52% ओबीसी में
बहुत बड़ा जज्बा पैदा हो सकता है, समझ गए। तो नहीं जानता है तो फिर आपका अंतोगतवा मंडल कमीशन फिर 80 या 82 में मंडल कमीशन बनाया गया, ये तो जानते हैं। और जो बीपी मंडल जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे बिहार का, उसी के नाम से आपका मंडल कमीशन बना। बीपी मंडल उनका नाम ही था। तो जब बना तो फिर चलते रहा आंदोलन। तो 6 दिसंबर 1985 या 86 से कहीं मंदिर टूटा था एवं बाबरी मस्जिद 85-86 का, हाँ 85-86 मंदिर तोड़ दिया था और इसका आंदोलन चलना शुरू हो गया मंडल कमीशन के। तब तक उन लोग सवर्ण जाति के लोग का मंडल निकाल दिया और सबका किया कि कार सेवा में भेजे लगा। ऐसा न कि ई वाला में चल जाए और हम समझ गए। अब इतना पखंडी सब ओबीसी का है कि सब चल दिया इधर कार सेवा में, ईटा पूजन में, तो फलाना पूजन में होती घड़ी हुआ था। फिर भी जो समझदार व्यक्ति थे तो लगता था कि इन लोग के माना उना करे तो सर हमरे पर बिगड़ जाए, सर बिगड़ जाए ना तो हम बहुत जरा उधर जाके बात कीजिए सर। तो ऐसा होने लगा। उसमें क्या किया था, जो ईटा पूजन करवाता था उसमें आपको भूमिहार ब्राह्मण या छतरी के लड़का के राम लक्ष्मण बनावे, अब हनुमान बना दे ओबीसी एससी के पहुंच लगा के जुलूसवा निकला उसमें, और सब राम के ध्वजा भगवा झंडा लेके चलता था। सब इन भाव लेने के आदमी है। उन लोग तो सब छतरी ब्राह्मण सब पेन ओढ़ के चलते थे और सब जुलूस में इन लोग ईंटा ढो रहा है, ले जा रहा है। तो हमको लगता था कि बानर के नाच देखते गए तो सब के बानर बनौले हैं लोग, समझ गए। ऐसा एहसास होता था हमको। उस समय हम कोचिंग चालू कर दिए थे, समझ गए। तो कोचिंग जब चलाते थे तो हमको बड़ी अच्छी लगता था कि लोग क्या करेगा, एकदम लगता है कि अज्ञानी रहेगा, क्या करेगा। तो इस ढंग के हुआ। फिर अंतोगतवा जो सपनी चौधरी थे उस समय 84 में फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। और इसके बाद जब फिर आंदोलन बीपी मंडल जो का आयोग का जब हिलाफे लगा पूरा देश में नारा, तो सपनी चौधरी और काशीराम बैठ के कहे बीपी सिंह का 90 में सरकार बनी थी कि इसको आप लागू कीजिए जो आयोग है 52% बैकवर्डों के लिए। तो ना हाँ करते करते 1992 में आपका आरक्षण पास हुआ जनता दल की सरकार में। तो जब पास हुआ उस समय आप लोग का 52% बैकवर्डों के विरुद्ध में कौन उतरा? न चमार उतरा, न भूइयाँ उतरा, न पासी उतरा, न धोबी उतरा, और न तो यहाँ के 10.5% जो मुसलमान हैं आपका विरोध में कोई नहीं उतरा। के उतरा? तो जिसको तरहती पर ओबीसी लेके चाटता है वही उतरा विरोध में। सब ब्राह्मण उतरा, भूमिहार उतरा, राजपूत उतरा कि आर्थिक स्थिति पर आरक्षण दो और ये 52% जातीय आधारित आरक्षण नहीं दो। उसमें क्या था आरक्षण में? जो आपका उच्च शिक्षा में आरक्षण 27.5% है, जिसमें आपका MBBS में है, IAS में है, IPS में है, इस सब में आरक्षण है। और जब ये हुआ तो हमारा कहने का मतलब है कि जो आरक्षण 1932 में अम्बेडकर साहब ने लेना चाहते थे वह आरक्षण आपका 1992 में मिला। बात समझ गए ना? हुआ टैली करके देख रहे हैं ना। जो अम्बेडकर साहब ने गांधी जी को कह करके 1932 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सरकार में देना चाहते थे, और उस 1932 में जो आप कैसे सुन रहे थे, 1932 में जो आरक्षण देना चाहते थे, और जब अंतोगत कानून मंत्री बने और भारतीय संविधान में जब प्रावधान आयोग बन करके लिया, उस समय भी इस्तीफा दिए और फिर लोग नहीं सुना। तो जो आरक्षण आपका 1932 में अम्बेडकर देना चाहते थे तो आपको वो आरक्षण मिलता है 1992 ईस्वी में। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो दोनों 1932 और 52 के समय अवधि जो जोड़िएगा तो 60 वर्ष होता है। तो 60 वर्ष जो पहले आरक्षण देते तो आज ओबीसी का मजबूत होता कि नहीं? जो 60 वर्ष बाद में आरक्षण मिला, पीछे दिया।
और ले लिया, मैंने इन्हें दिया, मैंने प्रावधान तो लेवे का ही था पहले, लेकिन नहीं लिया ओबीसी। अब अंतोगत 1992 में आरक्षण मिलता है। तो आपको बताते हैं 1985 में मात्र ओबीसी के 5 आईएएस थे, ऑल इंडिया से बताते हैं। और जब 1992 में मिला तभी अभी आपका आईएएस बहुत बढ़ गए हैं। और जब फिर बढ़ना लगा, इका पढ़ने में कमजोर थोड़ी है, तो जब बढ़ना शुरू किया तो आपका 2019 में फिर आपका आज विदेशी ब्राह्मणों ने जो आपका जो अति जो आय प्रमाण पत्र बनता है उसके तहत योगदान से रोक दिया अभी के डेट में। ये सब सारी बातें हैं, और सारी बातें यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो संगठन है हम लोग का, चाहे युवक संघ की संगठन हो, चाहे अर्जक संघ की संगठन हो, या मूल निवासी संघ के संगठन हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। बड़ा विचार गोष्ठी चलती है और उसमें बैठने से बहुत से ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो उस ज्ञान के आधार पर हम 2019 में जब सभा करते थे सर, तो बहुत ओबीसी के लड़का हम पर खिसियाता था। काहे खिसियाता था कि बीजेपी की विरोधी आदमी है, सुनबे नहीं करता था। आया एक बार एक खिसिया गया, अब भाई सब कहता था घर घर मोदी, घर घर मोदी, सब ओबीसी के लड़का कहना शुरू कर दिया। हम कैसे इन लोग के समझाया जाए? कहीं तो बोली बंद कर देता था लाठी लेके सभा में, और लाठी लेके बंद करने वाला जो लड़का था ना, से कोई बीएससी था, कोई आईएएस था, हुड आउट कर देता था। और जब अभी तक नौकरी न उसका मिला, तब जा रहे न सभा करे, तो क्षमा का प्रार्थी आज हो रहा है। समझ में बात आ गई उन लोग का कि आदमी जो तहिया कहता था, अगर हम लोग समझ जाते तो हम लोग की ये स्थिति नहीं होती। समझ गए? आज तो सब बेचले है, रेलवे जौन बेच रहा है। तो ऐसा है ना सर कि अभी जितना चाहे हरिजन हो चाहे बैकवर्ड हो, जितना नेता बने हैं, वो जितना आपका जानकारी